ट्रैफिक आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के ग्रेटर नोएडा दौरे की करेंगे। तो यूपी के लिए आज अहम दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद होंगे। 48 साल के बाद भारत वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे थे। योगी सरकार की कोशिश इस समिट के जरिए दुनिया के बाजार में देश के उत्पादों की धाक जमाने के साथ साथ निवेश के लिए कंपनियों को आकर्षित करना भी है, क्योंकि ये पहली बार है जब 3 दिन तक नोएडा में बड़े बड़े निवेशक का जमघट होगा। इस समिट में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड, बेल्जियम शामिल होने वाले हैं। और समिट में 700 से लेकर 800 किसान भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ा दिन है आज उत्तर प्रदेश के लिए और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था और आज जब उद्घाटन का दिन है तो दिन भर जो तस्वीरें रहेंगी, जो दिन भर वहां से अपडेट होगा, वो भी एबीपी गंगा पर आप देख पाएंगे। पश्चिम की इंटरनेशनल उड़ान दुनिया में बनेगी पहचान। वर्ल्ड डेयरी समिट में भारत की मेजबानी, 48 साल की कहानी। 48 साल बाद भारत वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा। ग्रेटर नोएडा में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के एक्सपर्ट और व्यवसायी जुटेंगे, जिसका शुभारंभ खुद पीएम मोदी करेंगे। इस समिट के जरिए भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएगा, जिसे भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कार्यक्रम के एक दिन पहले सीएम योगी खुद इसका जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि भारत को इससे पहले 1974 में मेजबानी का अवसर मिला था और अब 4 दशक के बाद भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक ब्रांडिंग पर फोकस कर रहा, ताकि दुनिया के बाजार में देश के उत्पादों की धाक जमे। साथ ही निवेश के लिए कंपनियां भी आकर्षित हो। नोएडा में 12 से 15 सितंबर तक होने वाले सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने नामांकन किया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड और बेल्जियम से बड़ी संख्या में पंजीकरण हुए हैं। मतलब आने वाले 3 दिनों तक वीआईपी नोएडा में जमघट लगाएंगे, जिसे देखते हुए नोएडा को छावनी में बदल दिया गया है। यही वो इंडिया एक्सपो मार्ट है, जहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, यहाँ पर पोस्टर बैनर लगा दिए गए कार्यक्रम को लेकर। और ये जो है वर्ल्ड डेयरी समिट, इस कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। बता दें कि जिस तरह से तैयारियां अभी फिलहाल पूरी कर ली गई है। वही जानकार वर्ल्ड डेयरी समिट को बड़ी उड़ान के रूप में देख रहे। इससे न सिर्फ निवेश के रास्ते खुलेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आज वर्ल्ड डेयरी समिट का ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की, जायजा भी लिया। सीएम ने पुलिस कमिश्नर से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारी को भी समझा। इस दौरान पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के साथ डीएम और कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रहे, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर रहे, जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के अलावा नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह मौजूद रहे। तो भारत की डेयरी उद्योग में खुलेंगे बड़े निवेश के रास्ते और आज इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। श्वेत क्रांति का ये शिखर सम्मेलन है जो 3 दिनों तक चलेगा और 48 साल के बाद भारत समिट की मेजबानी कर रहा है। और चलिए अब बात करते हैं काशी के निर्णय काल की।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज आएगा फैसला। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज फैसला होने वाला है। मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है, इस पर वाराणसी की अदालत आज अपना फैसला सुनाने जा रही है। ज्ञानवापी के एक मामले में केस आगे सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इसको लेकर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत आज फैसला सुनाएगी। और फैसला आने से पहले पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने काशी वासियों से कोर्ट के किसी भी फैसले का सम्मान करते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। जिला प्रशासन की ओर से हर क्षेत्र में प्रबुद्ध और संभ्रांत लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक की गई। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर दी गई है और खासतौर से संवेदनशील आबादी वाले इलाकों के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से हर क्षेत्र में पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग हो रही है। आपको ये भी बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर कोर्ट में 10 से ज्यादा अर्जियां हैं जिस पर सुनवाई हो रही है। लेकिन आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि क्या इस मसले पर जो अर्जियां लगाई गई हैं ये पूरा मामला सुनने योग्य है या फिर नहीं है, इसी पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था और आज कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। वाराणसी में धारा 144 लागू है, किसी भी तरीके से सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो सके इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। बात सुनने लायक है या फिर नहीं, इसी पर आज फैसला होगा। फैसले से पहले अलर्ट मोड पर वाराणसी की पुलिस है। सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पुलिस की निगाहें हैं। काशी के धर्म युद्ध का फाइनल राउंड। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग या फवारा, क्या होगा फाइनल निपटारा? सुरक्षा का घेरा, आसमान से ड्रोन का पहरा। इस वक्त पूरे देश की निगाहें बनारस की कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला सोमवार को आने वाले अदालत के फैसले पर टिका है, जहां अदालत यह फैसला सुनाएगी कि यह विवाद सुनने लायक है या नहीं। क्योंकि अगर अदालत ने इस विवाद को सुनने लायक माना तो अयोध्या की तरह सुनवाई होगी, और अगर कोर्ट ने इसे सुनने लायक नहीं माना तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन इन दोनों ही सूरत में माहौल गर्म होने की संभावना है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा कि विवाद सुनने लायक नहीं, जबकि हिंदू पक्ष की मांग है कि अयोध्या की तरह इस मामले की भी सुनवाई हो। ये वाद सुनने लायक है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। और अगर इस पर फैसला ये आता है कि ये वाद सुनने लायक है तो अयोध्या के तर्ज पर इस पर सुनवाई होगी और राजनीति भी होगी। यही वजह है कि अदालत के फैसले से पहले प्रशासन अलर्ट है, कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू हो गई है। आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिला न्यायालय परिसर के बाहर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे से हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा रही। प्रशासन नहीं चाहता कि अदालत के आने वाले फैसले से काशी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो, इसके लिए प्रशासन पहले ही सारे इंतजाम करके चल रहा। यहाँ तक कि लापरवाही होने पर थाना प्रभारियों से लेकर सर्किल ऑफिसर को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन जहां प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। वाराणसी के अर्दली बाजार मंदिर में काशीवासियों ने यज्ञ कर भगवान महादेव से प्रार्थना की कि फैसला हिंदू पक्ष के हक में आए। यज्ञ और पूजा क्यों? क्योंकि नंदी जी जो सैकड़ों वर्ष इंतजार बाबा का दर्शन करने के लिए कर रहे हैं,
वो इंतज़ार 12 तारीख को वो समाप्त हो जाए, इसीलिए हवन पूजा कराए, जो हिंदू समाज के लिए वो जीत हो, आर्य समाज का महत्व बढ़े। फैसला तो देखिए हिंदू के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि हमारे नंदी महाराज जो माने जाते हैं कि भोलेनाथ के साथ रहते हैं, वो बहुत ही लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बाबा फिर से उन्हें मिले, उन्हें दर्शन मिले और बाकी सारे हिंदुओं को भी वो दर्शन दे। मतलब अब घटना हर पहर वाराणसी में हलचल बढ़ा रहा, क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं, उस आस्था का है जिससे पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा सकती है। क्योंकि जो भी फैसला आएगा उससे वाराणसी 2 कालखंड में बट जाएगा। पहला 12 सितंबर से पहले का और दूसरा 12 सितंबर के बाद का। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद 3 दशक पुराना है, जिसकी शुरुआत 1991 में उस याचिका के साथ हो गई थी, जिसमें मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा कर पूजा की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद कई और याचिकाएं आई और समय पर यह विवाद गहराता गया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे इसके तार 16वीं सदी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तीन दशक पुराना विवाद, एक एक याचिका है खास। ज्ञानवापी का इतिहास, मस्जिद के अंदर राज। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद यूं तो सदियों पुराना है। कहा जाता है 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन इस विवाद ने मोड़ तब ले लिया जब 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इसी याचिका में कहा गया था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता का दावा था कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है, इसीलिए उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए। मतलब 1991 के बाद से यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय है। वहीं दूसरी याचिका वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। ये याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी, जिस पर अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया, जिसका उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हुए सर्वे का भी विरोध किया। दरअसल इस विवाद को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। ऐसा ही एक दावा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का है कि नंदी भगवान की प्रतिमा आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। इससे साफ है कि मंदिर मस्जिद के भीतर ही है। वहीं एक सवाल सर्वे का भी है, जिसमें मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग के होने का दावा किया गया, क्योंकि सर्वे के बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति, त्रिशूल और स्वास्तिक होने की बात कही गई। अब सवाल बड़ा है, क्या अदालत 3 दशक से चले आ रहे इस विवाद को सुनने लायक समझेगी या फिर इस पर यहीं पर पूर्ण विराम लग जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सियासत की करते हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे, आजम खान की फिर से बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दरअसल सरकारी लेटर पैड के गलत इस्तेमाल पर तय होंगे आरोप और एसीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है। एसीजेएम अमरीश कुमार की अदालत में सुनवाई, और इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की थी डिस्चार्ज अर्जी और लखनऊ में सरकारी लेटर पैड
और मुहर के गलत इस्तेमाल पर आजम खान पर आज आरोप तय होंगे। विशेष एसीजेएम अमरीश कुमार की अदालत में आज सुनवाई होने वाली है और सरकारी लेटर पैड और मुहर के गलत इस्तेमाल के आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के विधायक आजम खान की डिस्चार्ज अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी थी। लेकिन आज देखिए बड़ा दिन आजम खान के लिए, आज कुछ भी कोर्ट से तय हो सकता है, लेकिन आरोप तय होने वाले हैं और देखना होगा कि क्या ये आरोप जो लगाए गए हैं वो कोर्ट की तरफ से भी आगे बढ़ाई जाती हैं। आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए सरकारी लेटर पैड का मामला है, गलत मुहर के इस्तेमाल का मामला है और एसीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के संग बैठक करेंगे और मेले से संबंधित अधिकारियों के साथ मंथन होने वाला है। महाकुंभ को लेकर तैयार की जाएगी रूपरेखा। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होगा और उसी मसले में आज अधिकारियों के साथ मंथन डिप्टी सीएम करने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को वर्ष 2025 में आयोजित महाकुंभ को लेकर किए जाने वाले कार्यों पर अफसरों के संग बैठक करेंगे और मेला कार्यक्रम में बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली है। इस दौरान मेले से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अफसरों के संग तैयारियों पर मंथन होने वाला है और डिप्टी सीएम के साथ बैठक में शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह होंगे, हर्षवर्धन वाजपेयी होंगे, मेयर अभिलाषा गुप्ता होंगी और कमिश्नर के साथ ही डीएम एवं तमाम प्रशासनिक अफसर भी शामिल होंगे इस बैठक में। बैठक में सलोरी रेल ओवरब्रिज पर बेगम बाजार रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में आ रही अड़चन कैसे दूर की जाए, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा की एक निजी कंपनी में 16 महिलाओं की अचानक तबीयत खराब हो गई और मच्छर मारने की दवा छिड़कने के दौरान महिलाएं बेहोश हो गई। सभी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा किया और मामले की जांच में अब ग्रेटर नोएडा की पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मच्छर मारने की दवा छिड़कने के दौरान महिलाएं बेहोश हुई हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा से। सभी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने हंगामा भी किया और मामले की जांच में अब जुटी हुई है पुलिस। 16 महिलाओं के बेहोश होने की खबर ग्रेटर नोएडा से। मच्छर मारने की दवा छिड़कने के दौरान महिलाएं बेहोश हुई और उनकी तबीयत खराब हो गई। आगे बढ़ेंगे, खबर मऊ से है, जहां मऊ में ऑपरेशन प्रहार के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के 2 मकानों पर पुलिस ने छापा मारा। आफसा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए मऊ पुलिस ने छापेमारी की और गैंगस्टर कोर्ट के आदेश पर आफसा अंसारी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और देखिए टीम वहां पर पहुंची। आफसा अंसारी के 2 घरों पर छापेमारी की गई है। गैंगस्टर कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। मुख्तार एंड फैमिली की लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। नोएडा से अगली खबर, जहां नोएडा के सदरपुर रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आग लगने से पूरी कार जलकर राख हो गई। हालांकि कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है और सूचना पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चलती सड़क पर कार आग का गोला बना। और वहीं गाजियाबाद में आग का कहर देखने को मिला। यहां झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। घटना थाना नंदग्राम के सिहानी इलाके की बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एक और तस्वीर देखिए गाजियाबाद से। गाजियाबाद में झुग्गियों में अचानक आग लग गई। हालांकि ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन थाना नंदग्राम के सिहानी गेट का ये मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से अगली खबर, पीलीभीत में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है और गन्ने के खेत में बेहोश नाबालिग लड़की पाई गई। गैंगरेप का केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। बड़ी खबर आपको पीलीभीत से दे रहे हैं। नाबालिग लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। दरअसल गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में नाबालिग लड़की पाई गई। इस मामले की अब तफ्तीश शुरू हो चुकी है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में इन दिनों स्नेचर और लुटेरों का आतंक बढ़ते जा रहा है। आए दिन महिलाओं से लूटपाट और चेन स्नेचिंग की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एक चेन स्नेचर की शामत आ गई जब इंदिरापुरम इलाके में
स्वर्ण जयंती पार्क में एक महिला की चेन छीनकर भाग रहे लुटेरे को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। और अगली खबर मैनपुरी से, जहां मैनपुरी में 100 बेड के अस्पताल में तैनात एक स्वास्थ्य कर्मी को एक शख्स ने गोली मारकर घायल कर दिया। हमला करने वाला शख्स रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का स्वास्थ्य कर्मी से अवैध संबंध है और इसी वजह से रिटायर्ड फौजी ने स्वास्थ्य कर्मी को पैर में गोली मार दी और उसे पैरों में गोली मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया। लेकिन ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रिटायर्ड फौजी को 2 अवैध हथियार और एक राइफल के साथ गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। और बड़ी खबर बागपत से है, जहां बागपत में हथकड़ी खोलकर आरोपी फरार हो गया है। रेप के आरोपी को पकड़कर थाने लाई थी पुलिस और पुलिस हिरासत से थाने से फरार हुआ है आरोपी। एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल और पुलिस की तलाशने के बाद भी आरोपी अब तक बरामद नहीं हो पाया है। आरोपी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है और ये पहली दफा नहीं है जब कस्टडी से कोई आरोपी फरार हुआ हो और रेप का ये आरोपी बताया जा रहा है जो पुलिस हिरासत से थाने से फरार हुआ है। पुलिस के तलाशने के बाद भी आरोपी अब तक नहीं मिला है। हालांकि तलाश की जा रही है, टीमों का गठन कर दिया गया है, टीमें लगातार लगी हुई हैं आरोपी को तलाशने में। रेप के आरोपी को पकड़कर थाने लाई थी पुलिस, लेकिन ये बागपत की खबर आपको बता रहे हैं, हथकड़ी खोलकर आरोपी फरार हो गया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।